सभी का सेमेस्टर 8 एडवांस मेजर पेपर 2 हिस्ट्री के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एडवांस मेजर पेपर 2 का आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, पारिस्थितिकी या जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इसकी संकल्पना जो है, इसकी प्रकृति और इसका महत्व का विस्तार से आपको चर्चा करने बोला गया। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ये हमारे जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा होता है या एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारे पास, जो बेसिकली जिसमें जीव तथा पर्यावरण के बीच में जो होने वाले हमारे पास जो पारस्परिक संबंध है, दोनों का ही यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द बेसिकली ओकस एंड लोगस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, इसलिए पारिस्थितिकी का जो सामान्य अर्थ होता है वो जीवों के प्राकृतिक घर अर्थात उनके पर्यावरण के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन जो जीव वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में किया था। ये पारिस्थितिकी की संकल्पना जो है जिसमें जीव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक जो संबंध होता है या निर्भरता होती है, इस पर यह आधारित होता है। किसी भी जीव का जो जीवन है उसके अपने आसपास के जो भौतिक चीज़ें तथा जो भी जैविक पर्यावरण से प्रभावित होता है, जिनमें तापमान, जल, मिट्टी, प्रकाश और वायु जैसे कई अजैविक घटक शामिल होते हैं। साथ ही साथ उसमें पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव जैसे जैविक तत्व मिलकर क्या करते हैं, ये हमारी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करते हैं। इनके बीच ऊर्जा का प्रभाव होता है और जो पोषक तत्व है उनका जो चक्र है एक निरंतर क्रम में चलता रहता है। पारिस्थितिकी की प्रकृति जो है वो अंतर्विषयक है। इसका संबंध भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से होता है। इसके अध्ययन से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को समझने में हमें सहायता मिलती है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जैव विविधता के ह्रास जैसी समस्याओं के कारण जो पारिस्थितिकी का महत्व है वो और भी बढ़ गया है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के लिए जो वैज्ञानिक आधार है ये प्रदान करता है हमारे पास है। इसलिए बोला जाता है कि अतः पारिस्थितिकी जो है हमारे पास है वो मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन और टिकाऊ संबंध जो है ये स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक है, ये था हमारे पास पहला सवाल जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है ये स्पष्ट करें, जिनमें भूगोल, जीव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के साथ इकोलॉजी का जो संबंध है इसकी विवेचना करें। तो अभी हमने बताया कि पारिस्थितिकी होता क्या है, ये हमने को बेसिक चीज़ बताया। ठीक है, इसका संबंध किस प्रकार इन सभी चीज़ों से ये बताते हैं, ये जरूरी सवाल है। तो भूगोल और पारिस्थितिकी का संबंध जो है वो बहुत ही घनिष्ठ है। भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल और मानव गतिविधियों के स्थानिक जो वितरण होता है इसका ये अध्ययन करता है। जबकि जो पारिस्थितिकी है इन तत्वों के बीच में क्या करता है, एक हमारे पास जो पारस्परिक संबंध है उसको समझाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, वहाँ के जीव जंतु और वहाँ की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के जो संबंध है वो सबसे मूलभूत है हमारे पास है। जीव विज्ञान जीवों की संरचना, विकास और जो जीवन प्रक्रिया है इनका ये अध्ययन करता है। जबकि अगर कहा जाए हमारे पास है पारिस्थितिकी जो है वो जीव है उनके बीच तथा जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका ये अध्ययन करती है। जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र ये सभी के सभी इसके क्या है प्रमुख उदाहरण आते हैं। अगर हम बात करें समाजशास्त्र और पारिस्थितिकी संबंध जो है इनमें मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारिस्थितिक संबंध उससे जुड़ा हुआ है। मानव जो है एक समाज प्राकृतिक संसाधन उपयोग करता है और उसकी जो गतिविधियां है ये सभी की सभी पर्यावरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण जैसे कई समस्याओं को समझने में दोनों विषयों का एक संयुक्त अध्ययन हमारे पास आवश्यक है। इस प्रकार पारिस्थितिकी जो विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़कर हमारे जो मानव जीवन है, ठीक है, और जो जीव जगत है और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन को यहाँ पर समझने में प्रयास करता है या सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण की संकल्पना और इसके जैविक तथा अजैविक जो घटक होते हैं इसका विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करने बोला गया। तो चलिए इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से आशय क्या है, पर्यावरण से आशय बेसिकली उन सभी प्राकृतिक, जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों के एक समुच्चय से है जो किसी जीव के जीवन, विकास और उनकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है ये प्रभावित होती है। पर्यावरण जो है शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर उपस्थित जो परिस्थितियां उससे कहा जाता है। इसमें केवल प्राकृतिक तत्व ही नहीं बल्कि मानव द्वारा जो निर्मित सामाजिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक परिस्थितियां ये चीज़ें शामिल होती है।
इस प्रकार पर्यावरण जो है वो जीव और उसके चारों ओर मौजूद जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में निरंतर होने वाली एक अंतर प्रक्रिया की क्या है, ये व्यवस्था होता है। पर्यावरण का मुख्य रूप से जैविक और अजैविक घटकों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैविक घटकों में बेसिकली सभी जो जीवित तत्व शामिल होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव। और यही घटक क्या करते हैं, एक दूसरे को ये निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पौधे आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि शाकाहारी जीव क्या करते हैं, यही पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और मांसाहारी जीव क्या करते हैं, यही अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं हमारे पास। इस प्रकार ये खास श्रृंखला और जो फूड चेन और जो फूड वेब होता है उसका निर्माण करते हैं। अजैविक घटकों में निर्जीव बेसिकली तत्व शामिल हो, जिनमें हवा है, जल है, मिट्टी है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, खनिज, लवण, इस तरह के ये सभी चीज़ें क्या है, अजैविक घटक हमारे पास है। तो ये तत्व बेसिकली जीवों के जीवन और उनके वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए तापमान और वर्षा किसी क्षेत्र की वनस्पति तथा कृषि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त मानव समाज में उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, संस्कृति है, तकनीक, ये सभी की सभी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसलिए पर्यावरण एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बीच में क्या होता है, एक जो निरंतर पारस्परिक क्रिया होते रहता है। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना मानव जीवन और जो सतत विकास है इसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय नैतिकता, यानी कि इन्वायरमेंटल एथिक्स जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, और पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरणीय जो जागरूकता होती है और इसकी में नैतिकता का क्या महत्व है, स्पष्ट करने बोला गया है, ठीक है। तो पर्यावरण नैतिकता नैतिक दर्शन का बेसिकली वह शाखा है जिसमें मनुष्य और जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके बीच में एक उचित और एक जिम्मेदार जो संबंध होता है इसका ये अध्ययन करता है। इसका मूल विचार यह है कि प्रकृति केवल कहा जाए तो मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, जल, वन, मिट्टी और अन्य जो भी प्राकृतिक हमारे तत्व हैं उन सभी का संरक्षण भी करना है और उनके सम्मान का हमें कदर भी करना है। पर्यावरण नैतिकता मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग हो ये करना सिखाती है। साथ ही साथ हमारी भावी जो पीढ़ियाँ उनके हितों का ध्यान में रख के हमें ये सब चीज़ प्रेरणा दिया जाता है। आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो गंभीर हुई है। ऐसी परिस्थितियों में केवल कानून बनाना ही बेसिकली पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता और जो नैतिक जिम्मेदारी है ये सभी चीज़ें विकसित करना आवश्यक होता है। पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ है पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके कारण, प्रभाव, संरक्षण के उपायों के प्रति लोगों को क्या करना, सचेत करना होता है। शिक्षा, जनसंचार माध्यम हो गए हमारे पास, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरणीय जो जागरूकता है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि पर्यावरण नैतिकता लोगों को प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे जल की बर्बादी को रोकना, वृक्षारोपण करना, जैव विविधता की रक्षा करना, प्लास्टिक एवं प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सीमित उपयोग करना। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण नैतिकता और जागरूकता ये दोनों ही चीज़ मिलकर प्रकृति के प्रति लोगों को जिम्मेदारी सिखाती है, संसाधनों को संरक्षण करना सिखाती है और सतत विकास की जो भावना है इस पर यह बेसिकली विकसित करती है। जो स्वस्थ पर्यावरण और जो सुरक्षित भविष्य के लिए इनका जो महत्व है वो अत्यंत ही हमारे पास व्यापक होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का नियोजित नगरीय व्यवस्था जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको चर्चा करना है और इसके जो प्रमुख नगरीय स्थल है इनका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन जो हमारी नगरीय सभ्यता है उनमें से एक था, जिसका विकास लगभग तीसरी जो शताब्दी था उस ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में जो हम लोग प्लानिंग देखते हैं ना कि नगर व्यवस्था का, ये सबसे ज़्यादा डेवलप में था, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा जैसे कई प्रमुख स्थल थे हमारे पास, जिनमें इन नगरों में सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो सामान्यतः व्यवस्थित सड़क और गलियों से बने थे। कई प्रमुख नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री काटती थी, जिससे नगरों का जो स्वरूप है एक योजनाबद्ध रूप में दिखाई देता था। नगरों में ऊंचे भाग पर जो स्थित दुर्ग होते थे क्षेत्र अपेक्षाकृत निचली भाग में आवासीय क्षेत्र पाए जाते थे। मकानों के निर्माण में जो पकी हुई ईंटें हैं इसका व्यापक प्रयोग होता था। इस सभ्यता का देखिए आप जानते ही होंगे कि सबसे उल्लेखनीय विशेषता जल निकासी मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम वो सबसे फेमस था। अपने अनेक घरों से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य नाली तक पहुंचता था। इससे स्वच्छता और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूकता वो देखने का संकेत मिलता था।
मोहनजोदड़ो का जो विशाल सनाना घर हो गया, सामुदायिक एवं जो धार्मिक गतिविधियों के लिए यह महत्वपूर्ण माना गया है। धोलावीरा में जल संग्रह और जल प्रबंधन की अत्यंत जो विकसित व्यवस्था के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। लोथल अपने बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के लिए फेमस था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना से स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग स्वच्छता, जल प्रबंधन, आवास व्यवस्था और प्राकृतिक परिस्थितियों की महत्व को अच्छे समझते थे। इस दृष्टि से यह जो सभ्यता बेसिकली यह प्राचीन भारत में पर्यावरणीय और साथ ही साथ नगरीय जो नियोजन की उन्नत परंपरा है, इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति और इसमें पुरुषों की जो उपासना का वर्णन करने बोला गया। मातृदेवी और वृक्ष है, एक श्रृंगी बैल एवं पशुपति जो हमारी पूजा है, इसके जो पर्यावरणीय महत्व है इसका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में प्रकृति और मानव के बीच में गहरा संबंध देखने को मिलता है। इसमें पुरातात्विक जो हमारे अवशेष मिलते हैं, जिनमें मोहर हो गया, मूर्तियाँ हो गया, इन सभी के संकेत से पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे उनमें प्रकृति के विभिन्न रूप तथा उर्वरता से जुड़े हुए प्रतीकों का यहाँ धार्मिक महत्व दिया जाता था। उनके जो धार्मिक विश्वासों में प्रकृति और पुरुष जो है वो तत्व दोनों की उपस्थिति यहाँ हमें दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के जो प्रमाण भी एविडेंस भी हमें मिले। अनेक विद्वान मातृ देवी की उर्वरता और जो सृजन शक्ति से जोड़ते हैं इसे। इसी प्रकार यहाँ वृक्ष पूजा के भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले। विशेष रूप से पीपल का वृक्ष के बारे में यहाँ धार्मिक प्रतीकों में स्थान मिलता है। इससे संकेत मिलता है कि वृक्षों केवल यहाँ संसाधन नहीं बल्कि धार्मिक एवं साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त था। एक श्रृंगी बिल यानी यूनिकॉर्न बुल जिसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर मिलने वाला एक प्रमुख चिन्ह था। पशुओं के प्रति यहाँ धार्मिक और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक सम्मान से पता चलता है कि पशु उनके जीवन और धार्मिक कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त एक जो प्रसिद्ध मोहर पर यौगिक मुद्रा के बैठे जो पुरुष स्वरूप को सामान्यतः जिसे हम पशुपति से जोड़ते हैं, इसके चारों विभिन्न पशुओं का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। इन धार्मिक प्रतीकों को बेसिकली पर्यावरणीय महत्व इस बात में ही है कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं मानता था। वृक्ष, पशु, उर्वरता से संबंधित शक्तियों के प्रति सम्मान, प्राकृतिक संसार के साथ सह अस्तित्व की जो भावना, ये सभी चीज़ दर्शाता था। हालांकि इन प्रतीकों की व्याख्या को लेकर विद्वानों में देखिए मतभेद भी है, फिर भी जो सिंधु सभ्यता में प्रकृति, पशु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंध है, इसकी जो स्पष्ट जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ये हमें दिखाई देती है, बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल है वैदिक काल में पर्यावरणीय जो चेतना है हमारे पास, इसकी अवधारणा की चर्चा करनी है आपको और फिर बताना है कि वैदिक धार्मिक ग्रंथों में पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके बारे में वर्णन करने बोला गया आपको। तो वैदिक काल में प्रकृति और जो मानव जीवन है इसके बीच में गहरा संबंध माना जाता है। वैदिक समाज मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर बेसिकली फोकस था, इसलिए जल, वायु, भूमि, वनस्पति, पशु और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों का यहाँ उनके जीवन में बेसिकली ज़्यादा महत्व था। वैदिक साहित्य में प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनके प्रति सम्मान और जो संरक्षण की भावना ये दिखाई देती है, जिसे प्रारंभिक जो पर्यावरण चेतना के रूप में हम समझ सकते हैं। ऋग्वेद सहित वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य और वर्षा आदि हमें जो प्राकृतिक शक्तियाँ इनका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। पृथ्वी को जीवन का आधार माना गया और उसके प्रति सम्मान की भावना यहाँ व्यक्त की गई है। वैदिक परंपरा में जल को पवित्र एवं जो जीवनदायी माना गया। नदी और जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा ने उनके संरक्षण की जो सांस्कृतिक भावना इसे हमें मजबूत भी किया है। वायु को जीवन जीने के लिए आवश्यक माना गया, साथ ही साथ अग्नि और सूर्य को महत्वपूर्ण यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों के रूप में सम्मान दिया गया। वनस्पति और जो औषधि पौधे हैं हमारे पास उनका उपयोग स्वास्थ्य एवं धार्मिक अनुष्ठान में यह उपयोग होता था। इससे मानव जीवन और जो वनस्पति है दोनों के बीच में निर्भरता का पता चलता है। वैदिक दृष्टिकोण में प्रकृति का जो उपयोग है और उसका जो सम्मान है दोनों साथ साथ हमें दिखाई देता है। रीत की अवधारणा को बेसिकली प्राकृतिक एवं नैतिक अवस्था से जोड़ा जाता है, जिससे संतुलन और व्यवस्था का जो विचार है ये महत्वपूर्ण था। यज्ञ और मान लीजिए कोई धार्मिक परंपरा होते है, इसके माध्यम से मनुष्य और प्राकृतिक शक्तियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त यहाँ पर किया जाता है। हालांकि आधुनिक जो मॉडर्न हमारा जो अर्थ है इसमें इस पर्यावरण संरक्षण की वैज्ञानिक अवधारणा नहीं कहा सकता, क्योंकि फिर भी वैदिक साहित्य जो है इसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, सह-अस्तित्व और संतुलन की जो बेसिकली भारतीय पर्यावरण चिंतन है इसकी महत्वपूर्ण जो अभिव्यक्ति है ये मानी जा सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा जाएगा मौर्य काल में वनों के विकास एवं प्रबंधन की चर्चा करिए और वन संसाधनों का जो मौर्य अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। ठीक है, तो मौर्य काल ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था।
जिसमें राज्य व्यवस्था के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन मैनेजमेंट में भी ध्यान दिया गया। विशाल साम्राज्य के कारण मौर्य शासकों के लिए वन, कृषि, भूमि, खनिज और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन आर्थिक एवं साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से वन संसाधनों का उपयोग करके राज्य की जो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए आवश्यक था। मौर्य काल में वनों का उपयोग लकड़ी, ईंधन, औषधि वनस्पति, हाथी और साथ ही साथ अन्य जो वन संसाधन है उनकी प्राप्ति के लिए किया जाता था। अर्थशास्त्र में वन और उससे संबंध उनसे प्राप्त जो संसाधन है इसके प्रबंधन का उल्लेख हमें मिलता है। राज्य द्वारा कुछ बेसिकली विशेष वन को देखरेख की जाती थी। हाथी वनों का बेसिकली विशेष महत्व था क्योंकि युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था, इसलिए हाथी और उनके आवास की सुरक्षा राज्य के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी थी। वनों से प्राप्त लकड़ी जो है निर्माण, कृषि उपकरण, नौका निर्माण और विभिन्न शिल्पों में उपयोग होता था। वन उत्पादों से बेसिकली जो व्यापार और राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसके अलावा कहा जाए तो वन जो है अनेक समुदाय के लिए भोजन भी देता था, औषधि और आजीविका के साधन था। मौर्य जो अर्थव्यवस्था था इसमें मुख्यतः ये कृषि पर फोकस था, आधारित था, लेकिन वन संसाधनों से कृषि, उद्योग, व्यापार और सैन्य अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण यहाँ सहायता प्रदान की जाती थी। वन कृषि के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना हुआ था। हालांकि इससे जो प्राकृतिक वन क्षेत्र में परिवर्तन है इसकी संभावना बनी रही थी। अतः कह सकते हैं कि मौर्य काल में वन केवल जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र नहीं थे, बल्कि राज्य की आर्थिक, सैन्य और जो सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार भी थे। वन संसाधनों का नियंत्रण जो है वो उपयोग मौर्य प्रशासन की जो व्यवहारिक संसाधन नीति है इसी चीज को ये दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों का आज का इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन हमने बता दिए, जिससे 15 नंबर और 5 नंबर का सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप सही बच्चे इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।